और संविधान विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कहेगी तभी आप संविधान विरोधी घोषित किए जाओगे। संविधान पावर की बात नहीं करता कि तुम्हारे हाथ में बड़ा लठ दे दिया तुम प्राइम मिनिस्टर हो गए, तुम्हारे हाथ में छोटा लठ है तो तुम चीफ मिनिस्टर हो गए, और तुम्हारे हाथ में बंदूक पकड़ा दी तुम गृह मंत्री हो गए। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेल होंगी अगर इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई ईवीएम में, या किसी को जबरदस्ती डिक्लेयर कर दिया, विजय घोषित कर दिया, और या जिस तरह से ये दो कांड हुए हैं। जब तक लोग अपने नोटा का प्रोविजन यूज ना कर लें, जब तक किसी को डिक्लेयर करना भी गैर कानूनी है मेरे हिसाब से, और वो इमीडिएटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को वो गैर कानूनी डिक्लेयर भी करना चाहिए और दोनों जगह इलेक्शन होना चाहिए। तब पता चलेगा इस देश की जुडिशरी सुदृढ़ है, मजबूत है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। वरना देश की जुडिशरी का भी ऐसा ही हाल है जैसे सरकार का या देश की पार्लियामेंट का, जहां काफी लोगों को बाहर दबा के भगा के और कानून पास कर लिए जाते हैं। गुजरात का मॉडल है षड्यंत्र का मॉडल, गुजरात का मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात का मॉडल है भय का मॉडल, गुजरात का मॉडल है आतंक का मॉडल, गुजरात का मॉडल है लालच का मॉडल। क्योंकि ये कोई सिंपल एक सीट का चुनाव नहीं है जहां इस तरह का कोई बाई एक्सीडेंट इस तरह की बात हो जाए कि कोई अपनी इच्छा से वापस ले ले फार्म। अदरवाइज वो कोई इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए छोटा जो इलेक्शन होता है ग्राम पंचायत का, या वहाँ तो लोग बोल के किसी से वापस करा देते हैं। जहाँ पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर इलेक्शन नहीं होते, या पॉलिटिकल पार्टियों के आधार पर इलेक्शन होते हैं, वो भी 2024 का इलेक्शन जो देश में बड़े लेवल का है, जहाँ संविधान को खतरा बताया जा रहा है, और सच में संविधान को खतरा है क्योंकि संविधान बदलने की बात आ रही है। बहुत सारे काम जिस सरकार के खुद पहले ही संविधान विरोधी हैं, और संविधान विरोधी होने का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट कहेगी तभी आप संविधान विरोधी घोषित किए जाओगे। संविधान विरोधी का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है, जो उसकी भावना है, जो उसका मूल तत्व है, जैसे हमारा प्रेम्बल है, कॉन्स्टिट्यूशन का मुखौटा है, उसका लक्ष्य है कि देश के सभी लोगों के लिए सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल जस्टिस ये सुनिश्चित करेगा ये संविधान। और संविधान के अंदर जो बातें लिखी हैं वो उसी तरीके से उनकी व्याख्या करनी चाहिए। अगर सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस कोई कानून अगर नहीं करता, या कोई धारा भी अंदर की आर्टिकल भी उसके विपरीत कोई बात कर रहा है, उसका मतलब कोई समझ रहा है, हमको समझना है उस आधार पे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जस्टिस को ध्यान में रख के चीज़ों को समझना है, और उसी तरह से कानून बनाने हैं, उसी तरह की पॉलिसी बनानी है, और उसी तरह का काम, आचरण, व्यवहार सरकार का और सरकार के नेता, मंत्री, सीएम, पीएम जो भी हैं उनका काम भी वैसा ही होना चाहिए। सीएम और पीएम या मंत्रियों का आचरण भी संविधान के अनुरूप होना चाहिए। और संविधान व्यवस्था की बात करता है, संविधान जिम्मेदारी की बात करता है। संविधान पावर की बात नहीं करता कि तुम्हारे हाथ में बड़ा लठ दे दिया तुम प्राइम मिनिस्टर हो गए, तुम्हारे हाथ में छोटा लठ है तो तुम चीफ मिनिस्टर हो गए, और तुम्हारे हाथ में बंदूक पकड़ा दी तुम गृह मंत्री हो गए। ऐसा नहीं है। संविधान, इस हमारे देश का संविधान है वसुधैव कुटुंबकम की तरह से, कि यहाँ जो हमारा कुटुंब है छोटा, 140 करोड़ लोगों का, धरती पे 700-800 करोड़ लोगों का कुटुंब है, हमारे पूर्वज उसकी बात करते रहे, उस तरह से सोचते रहे, और हमारी सभ्यता संस्कृति भी उसी तरह की है। मगर इस सरकार का काम सारा का सारा कुटुंब को तोड़ने का, कुटुंब की ऐसी की तैसी करने का ही रहा लगातार। इसलिए संविधान को इन्होंने पहले ही खत्म कर दिया। लोक लाज सबसे महत्वपूर्ण आधार है संविधान का। लोक लाज खत्म कर दी। जब मणिपुर के बहन बेटियों के पुलिस कुछ कर नहीं पाई, इवन सरकार के सीएम भी आज तक उसी पद पे हैं, और उसने खुद कहा यहाँ तो इस तरह की पहले बहुत सारी घटनाएं होती रही, और इतना नंगा नाच, और वो भी मिलिट्री में के लोगों की वाइफ थी, वो जो देश की रक्षा बॉर्डर पे कर रहे, उनकी अपनी पत्नियों की सुरक्षा ये देश मुहैया नहीं करा पाया। तो क्या सीएम और क्या गृह मंत्री और क्या पीएम तो बोल ही नहीं पाया कितने दिनों तक। बहुत दिनों के बाद गोल मटोल करके कोई बात कही उसने। इससे ये साबित होता है पीएम देश का पीएम है ही नहीं। पीएम की जो परिभाषा है प्राइम मिनिस्टर की, वो परिभाषा उन पर खरी उतरती नहीं। वो हमेशा हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन बांटने की बात करते हैं। उनको आदत लगी हुई है। लोग कह रहे हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा वकील कहते हैं, इनको खून मुंह लगा हुआ है सत्ता में बने रहने का, चोरी चकारी से। अब तो लोगों को भी ये भी शक हो रहा है कि गुजरात में भी इसी तरह से लोगों को हिंसा, पहले तो गुजरात राइट के बाद सरकार में आए, उसके बाद उसी तरह की तोड़ फोड़े इन्होंने करी, लोगों को डराया, जैसे आप डरा रहे ईडी से, इनकम टैक्स से,
और किसी को दबाव से, भय से जो फार्म। तो अब इन सारी घटनाओं को इन दोनों चीजों से जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी घटनाएं उसी तरह की हैं। हाँ। सत्ता में बने रहने के लिए देश में अगर सबसे ज्यादा इस तरह की निर्दयता और अमानवीय आचरण और संविधान को तार तार करना और लोक लाज की ऐसी की तैसी करना, उसमें एक्सपर्ट है ये जोड़ी गुजरात की। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील तो अब ये कह रहे भाषा ये यूज करिए, हमें भी शर्म आती है क्या भाषा यूज करें। लोग कह रहे हैं रंगा बिल्ला की जोड़ी। बताइए, रंगा बिल्ला तो एक बड़े रेपिस्ट थे, बड़े इस तरह के अपराधी लोग थे। ये भाषा जब देश के प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री के बारे में बोलने लग जाए देश, तो समझो देश अंदर से कितना परेशान है और कितना आक्रोशित है। वही आक्रोश इस इलेक्शन में नजर आ रहा है। मगर ये किसी भी तरीके से बाई हुक और क्रुक सत्ता में बने रहने की ललक की वजह से सूरत और इंदौर कांड हुआ है। ये कांड है। अच्छा। ये डेमोक्रेसी की हत्या का कांड है। और ऐसे मामलों में अगर मेरे से पूछते आप, मैं एज एन एडवोकेट और जो हमारे एडवोकेट साथी चर्चा करते हैं कि ऐसे मामले पे सुप्रीम कोर्ट के किसी और हाई कोर्ट के जजों को रीढ़ की हड्डी साबित करनी चाहिए, तो सो मोटो एक्शन लेना चाहिए और लोगों को बुलाना चाहिए। ये क्या है? इनकी पावर है। मगर सारे के सारे मूक दर्शक बन के बैठ जाते हैं। देश में इस तरह की बात हो रही है और लगातार पता है जब इलेक्शन के दौरान 24 घंटे आंख और कान खोल के रखने चाहिए जुडिशरी को। और क्या हो रहा है यहाँ पर? लेकिन क्या सर, इस चीज से होने से, 2 सीटें इस तरीके से होने से, क्या बीजेपी के रास्ता आसान हो गया है 2024 की जीत के लिए? रास्ता तो आसान नहीं हुआ है, मगर रास्ते पे पहुंचने की कोशिश तो है ना। उनकी कोशिश है किसी। अब ये जो लोग अभी से इतनी बड़ी गुंडागर्दी कर सकते हैं और देश के जो न्यायिक व्यवस्था है वो चुप है, या लोग तो अब देखो क्या कार्रवाई करते हैं हाई कोर्ट में। जो कैंडिडेट है जिनके वापस हुए, हाई कोर्ट क्या करती है उस पर। हाई कोर्ट की मेन बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पे सारी बात है कि चीफ जस्टिस का घर का मुखिया कैसा होता है, वैसे ही नीचे परिवार का कार्य प्रणाली होती है। सारा दारमदार है चीफ जस्टिस किस तरह काम कर रहा है। अगर चीफ जस्टिस इस मौके पे देश के साथ नहीं खड़ा है तो चीफ जस्टिस भी उसी श्रेणी में आ जाएंगे जिस श्रेणी में सरकार और पार्लियामेंट है, कि वो जब उनकी शिकायत हम लेके आते हैं, यहाँ भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, तो जब से सबसे बड़ा नुकसान होगा देश के पॉलिटिकल जस्टिस में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फेल होंगी अगर इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ हो गई ईवीएम में, या किसी को जबरदस्ती डिक्लेयर कर दिया, विजय घोषित कर दिया, और या जिस तरह से ये 2 कांड हुए हैं, इंदौर कांड और सूरत कांड, अगर ये कांड हो गए तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई लोग कहेंगे इन्होंने देश के संविधान को फेल किया है, देश के सोशल जस्टिस को देने में नाकामयाब रही हैं, और ये संस्थाओं के खिलाफ ये देश बहुत आक्रोशित पहले से ही है। और फ्यूचर में तो इस तरह का एक पूरे देश में वकीलों के उसमें है कि अब तो उन जजों को भी चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो या तो सरकारों के पक्ष में जाते हुए दिखाई देते हैं या इस तरह से प्रश्न पूछते जैसे सरकारों की पैरवी कर रहे हैं। तो अब उस पर मुखर हो रहे हैं वकील भी, रिटायर्ड जजेस भी, कि फ्यूचर में इन लोगों से इस्तीफा भी लेंगे और जरूरत पड़ी तो सरकार पर दबाव बना के, पार्लियामेंट पर दबाव बना ऐसे जजों की इम्पीचमेंट भी देश कराएगा और करानी पड़ेगी और कोई इलाज नहीं। सर, 400 पार की बात हो रही थी, बीजेपी शुरू से इस चीज को लेकर चली थी कि 400 पार इस बार आने वाला है। 2 ऑलरेडी आ गए, क्या लग रहा है 398 इतना आसान है? नहीं, आसान नहीं है। तो हार रहे हैं अभी आप बोल रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ 2 सीटों के बारे में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और लोगों का विश्वास, सुप्रीम कोर्ट विश्वास अपना जमा सके लोगों का कि हम बैठे हैं, कोई गड़बड़ इस देश के साथ नहीं होने देंगे, तो ये लोग 3 अंक पे नहीं पहुंचने वाले। अच्छा। यस, जितना भी इनकी जितने भी जीत होगी वो ठगी ठोरी वाली जीत होगी, वो अफसरशाही को मिसयूज करके जीत होगी। अभी तक तो ईडी, इनकम टैक्स और ये जो लोग सीबीआई वाले लोग हैं, इनमें जो अफसर लगाए रखे हैं वो सारे के सारे इस तरह से लगा रखे हैं कि उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। अभी तो यही पता नहीं चला कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी ये लोग अभी आज़ाद ही नहीं हुए, ये बिल्कुल सरकार के तोते की तरह काम कर रहे हैं। अभी तो हमारा इलेक्शन कमीशन भी, उसको भी अपना भय, उसको किस बात का भय है? लेकिन सर, इसमें ओपोजिशन पार्टी पर भी तो सवाल उठेगा कि वो अपने लोगों को नहीं रोक पा रहे हैं, नहीं बचा पा रहे हैं। अगर दूसरी पार्टी कोशिश कर रही है, अपने लोगों को बचा पा रहे हैं, अगर वहाँ जो रिटर्निंग ऑफिसर बैठा है वो इस तरह से दबाव में है, जब एक कैंडिडेट को कह के 307 का केस लगा देंगे, जहाँ पुलिस, ईडी और सीबीआई लोगों को ये कह रही है कि हमें तो आदेश है, या तो हम मुकदमा बनाएंगे या चुपचाप आप बीजेपी से मिल लो या बीजेपी वालों से बात कर लो।
सीधा ऊपर से बोल फोन आएगा हाँ। तो हम हट जाएंगे। तो 307 का मुकदमा उसमें इंदौर वाले को तो बताया कोई किसी भी अक्षय बम है। हाँ यस यस अक्षय बम जो भी है, और बम क्या, बम तो पूरा फोकस बम पाया, काहे का बम है। तो ये इस तरह के जो लोग हैं, कमजोर लेकिन लोग, बम तो फोड़ दिया है सर एक तरीके का कांग्रेस पार्टी पे। कमजोर लोग हैं, इन कमजोर लोगों से भी बचना चाहिए इन पार्टियों को। बहुत सारे जो आजकल इलेक्शन लड़ने की तैयारी में तो बहुत लोग हैं, एमएलए बनने का दिल करता है, एमपी बनने का दिल करता है, मंत्री संतरी बनने का दिल करता है, और आचरण जीरो, गधों जैसा आचरण है लोगों का, मानवीय आचरण नहीं, ठगी ठोरी और करप्ट लोग हैं। करप्ट लोग पैसे के बल पे टिकट ले जाते, जुगाड़बाजी कहीं ना कहीं भिड़ा ही लेते हैं। इस बार जो जीत होगी, जो इंडिया अलायंस की जीत होगी, वो देश की जनता की जीत है, किसी कांग्रेस की जीत नहीं, किसी आम आदमी की पार्टी की जीत नहीं, किसी और अपोजिशन के लीडरों की जीत नहीं, कोई बहम में हो कि हमने वो कर दिया है। ये सारे डरे हुए लोग थे, एक परिवार को छोड़ के, जो डरा नहीं, जो लगातार सामना करता रहा, जिनका बाप बेटे, वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव अकेला नेता इस देश में, बाकी सबको छोड़ दो, सब कहीं ना कहीं चुप हो गए थे, गूंगे हो गए थे, बोलना बंद कर दिया था, भयभीत थे। वो परिवार ऐसा जो लगातार जेल जाता रहा और भयभीत नहीं हुआ, उसको छोड़ के बाकी सारे के सारे पॉलिटिकल लोग ऐसे ही हैं। दिन में बेचारे पार्टियों में घूमते हैं, रात को बीजेपी को फोन सुनते हैं, उनको वो डायरेक्शन देते हैं। तो बहुत सारे, अब जो जीत होगी देश में वो जनता की जीत होगी। इसलिए मेरा ये निवेदन है, सब जीते हुए जो जीतेंगे ये लोग, जो कांग्रेस को हो या किसी भी पार्टी को हो, आप पहले ही प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो ये बहम ना करे कि तुम ज्यादा अच्छे आदमी हो और तुम जीत गए, तुम ज्यादा बड़े नेता हो, तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं है। देश की जनता ने फैसला किया है, देश की जनता इलेक्शन लड़ रही है, देश की जनता तुम्हें जिता रही है, और चुपचाप जाके एमएलए एमपी बन के देश के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, सत्ता में, सरकार में, हर ऑर्गेनाइजेशन में। और ये नहीं कि लाल बत्तियां घुमा के बेवकूफों की तरह घूमते रहो, बंदरों की तरह छलांग मारते रहो जंगल में, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में। ये मैं इनको सबको कहना चाहता हूँ। लेकिन क्या ये उस जनता के साथ भी नाइंसाफी नहीं है, उस क्षेत्र की जनता के साथ जो वोटिंग के लिए तैयार थी? यस, अब कानून की बात आप करोगे। अगर मैं जज होता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, पहले उस जनता की बात हम सर। हाँ यस, उस जनता के अधिकारों को, उनको तो वोट देने का अधिकार ही नहीं मिला। इसलिए जनता का वोट देने का अधिकार चुने हुए नुमाइंदे के अधिकार से बड़ा अधिकार है। ये चुनना तो बाद में होता है, जब अधिकार वो एक्सरसाइज कर लेते हैं। जनता के अधिकार को कोई नहीं रोक सकता, कोई भी सिंगल कैंडिडेट भी हो, तभी नोटा का प्रोविजन है। जब तक लोग अपने नोटा का प्रोविजन यूज ना कर लें, जब तक किसी को डिक्लेयर करना भी गैर कानूनी है मेरे हिसाब से, और वो इमीडिएटली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को वो गैर कानूनी डिक्लेयर भी करना चाहिए, और दोनों जगह इलेक्शन होना चाहिए। तब पता चलेगा इस देश की जुडिशरी सुदृढ़ है, मजबूत है, जिसपे विश्वास किया जा सकता है। वरना देश की जुडिशरी का भी ऐसा ही हाल है जैसे सरकार का या देश की पार्लियामेंट का, जहां काफी लोगों को बाहर दबा के, भगा के और कानून पास कर लिए जाते हैं। और बीजेपी 400 पार की बातें कर रही है, तो अगर ऐसा था तो क्या नौबत आन पड़ी या क्या जरूरत आन पड़ी ऐसा कुछ करने की? कोई गढ़ नहीं, गुजरात में भी षड्यंत्र कर करके ये लोग जीतते रहे। गुजरात की जनता को पता है, गुजरात में ज्यादातर व्यापार ज्यादा है, गुजरात के लोग बहुत कम होंगे मिलिट्री में भी। तो गुजरात तो इस तरह का देश में कृषि समाज और मजदूर समाज ही हमेशा होता है जो संघर्ष कर सकता है। उन लोगों को भी डरा के जिंदगियां महंगी हो गई जीने के लिए, शहरी करने देश के लोगों को बोलने की आज़ादी भी छीन ली। सब कोई अपना बिजली का बिल भरने के लिए, का मोबाइल का बिल भरने के लिए, बच्चों की फीस भरने के लिए, रोज की रोटी खाने के लिए, किराया देने के लिए, ऐसे जाल में उलझ गए शहरीकरण की वजह से, जहाँ काफ़ी कमज़ोर हो गए आदमी। और सरकारें षड्यंत्र करके, ये गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात का मॉडल है षड्यंत्र का मॉडल, गुजरात का मॉडल है शोषण का मॉडल, गुजरात का मॉडल है भय का मॉडल, गुजरात का मॉडल है आतंक का मॉडल, गुजरात का मॉडल है लालच का मॉडल, गुजरात का मॉडल है, गुजरात का मॉडल है अमानवीय मॉडल। गुजरात का कोई मॉडल विकास नहीं, जहाँ आदमी भयभीत हो, जहाँ आदमी खाली पैसे के चक्कर में हो, जहाँ आदमी डरे या लालच में रहे, वो कोई विकास नहीं। सड़कें बनने से विकास नहीं होता। अगर सड़कों में विकास हो और देश में हिंदू मुसलमान हो और आपस में संघर्ष हो, समाज का आपस में भाईचारा ना हो, तो सड़कों पे सुनसान होता है, जंगली जानवर घूमते हैं सड़कों पे। कर्फ्यू लगने के बाद क्या होता है? कोरोना में क्या हुआ था? विकास का जहाज भी वहीं खड़ा था, सड़क भी खड़ी थी, रनवे अपने आप तो जहाज चला नहीं। तो ये विकास कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा विकास है देश में भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का लेवल गिरा है देश में।
सर अब प्यार मोहब्बत की बात कर रहे हैं, आपने भी ऐसी स्पीचेस सुनी होंगी अब जब चुनावों की स्पीचेस में आ चुकी हैं, वो चाहे मंगलसूत्र की बात है, मोदी जी की वो स्पीच, सबसे घटिया भाषण अगर किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का है तो नरेंद्र मोदी का है, और देश के सबसे घटिया प्राइम मिनिस्टरों में कोई शुमार है, गोल्ड मेडलिस्ट, वो नरेंद्र मोदी है। सर भाषण के लिए वो जाने जाते हैं, अपने वक्तव्य के लिए कुछ नहीं जाने जाते, पैसे दे दे के लोगों से हर हर मोदी करवाते रहे, अब वो नारा लगना बंद हो गया। सारा का सारा जैसे पंचर हो जाता ना ट्यूब और टायर बैठ जाता है, ऐसे बैठा हुआ है। और उन बीजेपी के और आरएसएस के लोगों में भी हिम्मत बची नहीं कि चोरी चकारी, भ्रष्टाचारी और तानाशाही का कैसे वो समर्थन करें। उनकी भी कॉन्शियस जाग गई है, वो घर से निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, उनका मन वोट करने का भी नहीं है, इसलिए करने नहीं चाहिए उनको वोट। बीजेपी आरएसएस के लोगों को वोट ही नहीं करनी चाहिए। इससे अगर देश के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, देश से प्यार करते हैं, अगर देशभक्त जो आदमी है बीजेपी का, आरएसएस का, या तो वोट करेगा इंडिया अलायंस को या घर बैठेगा। अच्छा, और बैठना चाहिए। अभी एक आखिरी सवाल इस पर हम खत्म करेंगे सर, क्योंकि आप एडवोकेट हैं। ये सारी चीजें जब होती हैं तो लोग उसका सोल्यूशन ढूंढने की बात करते हैं, किस तरीके से इन सारी चीजों को रोका जा सकता है। दो सिचुएशंस आती हैं, एक सिचुएशन वो भी रहती है कि जब एक पार्टी से कैंडिडेट जीत जाता है उसके बाद भी वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, वो भी लोगों के भरोसे का क्या होता है उस पर भी सवाल होता है। दूसरा सवाल यही कि वोटिंग से पहले ही अगर आपने जिता दिया तो इन सारी चीजों का सोल्यूशन क्या हो सकता है? इन दोनों चीजों का सोल्यूशन कोर्टों के पास है। हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट के पास तो इतनी महत्वपूर्ण पावर है। आर्टिकल 142, अनुच्छेद 142, 142, क्या पावर उसमें? देश में अगर कानून भी ना हो और देश में कोई ऐसा काम हो और कोर्ट को लगे ये तो अन्याय है, संविधान के खिलाफ है, लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, देश के प्रियम्बल के खिलाफ है, देश में संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो सरकार को कैसे काम करना चाहिए उनके खिलाफ है, तो उसको अपने पास बुला सकते हैं और बुला के न्याय कर सकते हैं। जो देश के मुताबिक हो और न्याय के मुताबिक हो वो काम कर सकते हैं। सीधा बोले न्याय नहीं हुआ उन सीटों पर? नहीं न्याय हुआ, नहीं न्याय हुआ, अन्याय हुआ है। और अन्याय के मामले में न्याय करने का काम है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो कई बार सो मोटो नहीं ले सकती, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तो पास पावर है, और सुप्रीम कोर्ट के पास तो उससे भी ज्यादा पावर हाई कोर्ट से। आर्टिकल 142 स्पेशल मिला हुआ है कि आप पूरा न्याय करने के लिए कानून को भी साइडलाइन कर सकते हो, और जो कानून नहीं है वहां पे तब तक कानून बनेगा देश में जब तक वो खालिस्तान भर सकते हो, वो काम कर सकते हो आप। इसलिए इस देश में जब लोग असहाय हो जाते हो, देखते हैं कुछ नहीं यार किसी ने किया, हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने, इसके लिए सबसे बड़ा दोषी कोई है तो देश की सुप्रीम कोर्ट है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।